तुमने भी माई हीरो अकेडमी अभी तक नहीं देखा है और इस टाइम पे जो माई हीरो अकेडमी का फाइनल सीजन आग मूत रहा है वो कहीं ना कहीं तुम्हारी फीड में भी आ गया होगा। तो तुमने सोचा कि चलो माई हीरो अकेडमी देखते हैं। तुम जाते हो क्रंची रोल पे, वहां पे खोलते हो माई हीरो अकेडमी और तुमको दिखता है कि 7 सीजन आ चुके हैं, 8वां चल रहा है और 150 से ज्यादा एपिसोड्स। तो तुम्हारी उम्मीद रखी रह जाती है कि इस जन्म में तो ना हो पाए, इस जन्म में तो कैचअप ना हो पाए। तो होमीज, मैं तुमको कैचअप करवा दूंगा। अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं तुमको सीजन 1 से लेकर सीजन 7 तक का पूरा रिकैप देने वाला हूँ। नहीं, मैं तुमको सारी बेसिक चीजें बता दूंगा जिनको देखने के बाद अगर तुम सीजन 7 के मिड से या फिर सीजन 8 से भी स्टार्ट करोगे तो तुमको ये नहीं लगेगा कि ये कौन सी दुनिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर्स की। तो आपसे ये ले लो कि 5-6 जनरेशन पहले से बच्चे जब पैदा होने लगे तो उनके पास पावर्स आने लग गई। अब कम टू प्रेजेंट टाइम ऐसा कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता जिसके पास कोई पावर ना हो, और इस एनिमे में हम पावर्स को बोलते हैं क्वर्क। बट हमारा मेन कैरेक्टर इजुको मिडोरिया पैदा होता है क्वर्कलेस। हाँ, मतलब पावर की दुनिया में बिना किसी पावर की। बट तब भी उसको सपना था हीरो बनने का। अब हीरो और विलेन का सीन ऐसा है कि तुम सब जानते हो कि जब किसी के पास पावर्स मिलती हैं तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अच्छे काम करेंगे, एक जो बुरे काम करेंगे। तो जो बुरे काम करते हैं वो है विलेंस और जो उनको रोकते हैं वो है हीरोज। एंड प्रेजेंट टाइम का सबसे बेस्ट हीरो है ऑल माइट, जिसको हमारे मेन कैरेक्टर इजुको मिडोरिया भी एडमायर करता है, उसकी तरह बनना चाहता है। एंड कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो ऑल माइट से आके मिल जाता है। एंड जब वो ऑल माइट से मिलता है तब उसको पता लगता है कि 5 साल पहले जब ऑल माइट ऑल फॉर वन से फाइट कर रहा था। ऑल फॉर वन इस पूरे एनिमे का मेन विलेन है, जो कि असलियत में सिर्फ शायद इकलौता विलेन है, बाकी सब तो किसी ट्रॉमा के वजह से विलेन बने हुए हैं। तो जब वो दोनों फाइट कर रहे थे तो ऑल माइट को एक बहुत सीरियस इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी पावर के फॉर्म में ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाता है। एंड 3 घंटे या फिर 4 घंटे मैक्सिमम रह पाता है। एंड उसके बाद ऑल माइट इजुको से मिलने दोबारा जाता है, डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर इजुको को देने वाला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम ऑल माइट ज्यादा टाइम तक अपनी पावर वैसे भी यूज नहीं कर पाता। तो अब ये सुनकर तुमको लग रहा होगा कि इसको फ्री में पावर मिल गई। नहीं, सिर्फ पावर को लेने के लिए 10 महीने का बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ा उसको, ताकि उसकी बॉडी उस पावर को अडेप्ट कर पाए। अगर उसकी बॉडी उस पावर को अडेप्ट नहीं कर पाती तो जैसे उस पावर उसके अंदर जाती उसकी बॉडी फट जाती पूरी। और सिर्फ 10 महीने का हार्डवर्क नहीं था, 10 महीने के बाद उसको पावर मिली। एंड उस टाइम पे वो पावर को बिल्कुल यूज भी नहीं कर सकता था। अगर एक बार वो पावर यूज कर रहा है तो उसका हाथ फ्रैक्चर हो जा रहा है, पैर फ्रैक्चर हो जा रहा है। उसके लिए और ज्यादा उसको मेहनत करनी पड़ी एंड धीरे धीरे करके उसने पावर को मास्टर किया। तो ये हो गई हमारी मेन कैरेक्टर इजुको की बात, उसको अपनी पावर्स कैसे मिली क्वर्कलेस पैदा होने के बाद भी। अब बात करते हैं इस एनिमे के थोड़े बहुत और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला ऑल माइट, जैसे कि मैंने तुमको बताया, बेस्ट हीरो ऑफ द ऑल टाइम। एंड उसके अलावा जिन कैरेक्टर्स के बारे में तुमको पता होना चाहिए वो है बाकुगो, शोतो और थोड़ा बहुत शायद उरारार के बारे में एंडेवर, क्योंकि इसने 2 विलन्स बनाए। मतलब एक विलन तो उसे बना ही दिया था, दूसरा विलन बनने ही वाला था, बट वो हमारे इजुको से मिल गया तो वो बच गया। और हाँ, मैं तुमको बता दूं कि एंडेवर नंबर 2 हीरो है। हाँ, वो हीरो कोई विलन जो विलन बना रहा है, बट उसकी माइंडसेट ऐसा था कि उसको ऑल माइट को सरपास करना था एंड वो खुद ही नहीं कर पाया, तो उसने अपना ड्रीम डाल दिया अपने बच्चों पे। एंड कैसे वो विलन बना है उसका बच्चा, वो मैं तुमको बताने वाला हूँ जब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बाकुगो के बारे में। तो बाकुगो और इजुको बचपन से एकदम साथ में थे। एंड जब बाकुगो की क्वर्क आती है उस टाइम पे इजुको के पास कोई क्वर्क नहीं थी, तो बाकुगो को ऐसा लगने लगा कि वो उसके साथ सुपीरियर है एंड उसको नीचे दिखाना उसने स्टार्ट कर दिया। बट इजुको ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि इजुको को लगता था कि बाकुगो कुछ भी हो जाए कभी हार नहीं मानता है। तो इजुको उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है एंड उसी बात से बाकुगो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है एंड आधे एनिमे तक बाकुगो ऐसा ही रहता है। बट जब उसको सच पता लगता है कि किस तरीके से इजुको को पावर्स मिली है तो उसको एडमायर करना भी शुरू कर देता है कि कहीं ना कहीं इजुको हमेशा उससे आगे रहा है। एंड एनिमे एंड होने तक इनका बॉन्ड सबसे बेस्ट बन जाता है और तुम कह सकते हो द बेस्ट डुओ ऑफ माई हीरो अकेडमी। तो अब बात करते हैं शोतो के बारे में, द सन ऑफ एंडेवर। हाँ, वही हीरोज के बारे में मैंने तुमको बताया। तो शोतो की बैक स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एंडेवर को सरपास करना था ऑल माइट को, बट वो सिर्फ अपनी फ्लेम्स की वजह से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ज्यादा टाइम तक वो अपनी फ्लेम्स को यूज करता था तो उसकी बॉडी ओवर हीट हो जाती थी। तो एंडेवर ने शादी की आइस यूजर के साथ में, विद सपना कि आग और आइस को मिला के वो सबको पानी पानी कर देगा। आई मीन एक ऐसा बच्चा पैदा करेगा जो कि फायर को भी यूज कर पाएगा और आइस को भी यूज कर पाएगा। एंड उनको पहला बच्चा पैदा होता है तोया, जो कि सिर्फ फायर यूज कर पाता है, जो कि एक फेलियर था उसकी नजर में। बट यही आगे जाके एक विलन बन जाता है, क्योंकि उसको कभी वो एडमायरेशन, वो प्यार ही नहीं मिला जो उसको चाहिए था। एंड उसी तरह से उसको दूसरा और तीसरा बच्चा भी सिर्फ आइस यूज कर पाते हैं, फायर यूज नहीं कर पाते। एंड फिर पैदा होता है उसका चौथा बच्चा शोतो, जो कि दोनों चीज यूज कर पाता है। बट उस टाइम तक एंडेवर बिल्कुल अंधा हो चुका था ऑल माइट को सरपास करने के चक्कर में, कि वो अपनी फैमिली को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता था एंड खास करके उनकी मदर को। तो वो चीज देखकर शोतो को एंडेवर से नफरत होनी स्टार्ट हो गई एंड शोतो ने डिसाइड किया कि वो कभी भी फायर का यूज नहीं करेगा। एंड नाउ बैक टू प्रेजेंट टाइम, किस तरीके से इजुको शोतो को बचाता है। तो यू हाई स्कूल जहाँ पे हमारे सारे हीरोज जाते हैं एंड वहीं पे जाता है हमारा इजुको, बाकुगो, शोतो, ये सब वगैरह।
वहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है जहाँ पे इजुको और शोतो की फाइट होती है। तो उस फाइट के बीच में इजुको शोतो को रियलाइज करवाता है कि फायर और आइस उसके फादर की पावर नहीं, वो उसकी खुद की पावर है। एंड यहीं से हमारे शोतो का कैरेक्टर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। एंड आगे जाके जो एंडो का पहला बच्चा था जो कि विलन बन गया था डाबी, वो आगे जाके शोतो ही उसको हराता है, उसको पेन से रिलीज करता है। तो अब तक तुम समझ गए होगे ऑल माइट, इजुको, शोतो और एंडो के बारे में। अब मैंने एक और नाम लिया था, वो था उरारारा। हाँ, वो इजुको की लवर है। मतलब उरारारा को इजुको बहुत ज्यादा पसंद है, उसको बहुत मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। एंड आगे जाके उरारारा एक विलन को रोकने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो शायद अगर तुम सीजन 7 के आधे से भी देखना स्टार्ट करोगे तो तुमको दिख जाएगा। तो मैं वो तुमको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वो तुम खुद देख लेना। एंड अब बात करते हैं वहाँ पे विलन्स के बारे में। इस एनिमे का मेन विलन ऑल फॉर वन, जो कि अंदर से लेके बाहर तक, बचपन से लेके बड़े होने तक प्योर विलन है। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस एक सपना है उसका, उसको एक डीमन लॉर्ड बनना है, जिससे सब दुनिया डरे। बट 3-4 जनरेशन निकल गई, वो अभी तक बन नहीं पाया। तो बात करते हैं जब वो पैदा होता है उसके पास एक क्वर्क होती है कि वो सबकी क्वर्क चुरा सकता है। बट वो पैदा होता है एज अ ट्विन, एंड उसका छोटा भाई भी होता है। बट उसको कोई भी नरिशमेंट नहीं मिली होती उसकी मदर के पेट में, तो सारी नरिशमेंट हमारे विलेज ऑल फॉर वन को मिल जाती है। एंड वो पैदा होती है, सबसे पहले अपनी मदर की क्वर्क चुराता है एंड उससे ही लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है, उनकी क्वर्क चुराना शुरू कर देता है। एंड इसी तरीके से 3-4 जनरेशन से बहुत तबाही मचाई है। बट हर जनरेशन में कोई ना कोई हीरो होता है जो किसी को रोक देता है। एंड उन सारे हीरो में सिर्फ एक चीज कॉमन थी, वन फॉर ऑल, जो कि उसकी क्वर्क। एंड वही क्वर्क पास डाउन हुई है हमारे मेन कैरेक्टर इजुको के पास। तो इस जनरेशन में ऑल फॉर वन को रोकने का काम हमारे मेन कैरेक्टर का है। अब बात करें दूसरे विलन के बारे में, शिगाराकी, जो कि एक तरीके से सिर्फ ऑल फॉर वन का एक पॉन है जो कि उसको यूज कर रहा है उसकी बॉडी के लिए। एंड शिगाराकी की क्वर्क ये है कि वो जिसको भी टच करेगा वो उसी टाइम पे ऐश बन जाएगा, मतलब मर जाएगा, राख बन जाएगा, उड़ जाएगा। बट एंड तक जाते जाते शिगाराकी भी ऑल फॉर वन को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देता है कि उसको अपनी बॉडी नहीं देने वाला है। एंड ये चीज शायद तुम सीजन 7 सीजन 8 के बीच में देख ही लोगे। अब बात करते हैं अपने तीसरे विलन के बारे में, तोया, जिसको रोकने में उरारा का बहुत बड़ा हाथ था। एंड तोया की एबिलिटी ये है कि वो जिसका भी खून पिएगी वो उसी की तरह बन जाएगी, उनकी क्वर्क भी यूज कर पाएगी। बट एट लास्ट उरारा जाकर उसको रोक देते हैं। एंड ये शायद तुम सीजन 7 सीजन 8 के बीच में देख लोगे। एंड मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि तुम सीजन 7 से देखना स्टार्ट करना, ताकि जब तक सीजन 8 खत्म होगा तुम उसको आराम से इजीली कैचअप कर लोगे। और इन सब के अलावा भी बहुत सारे हीरोज हैं यहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। उन सबको भी थोड़ा थोड़ा रोल्स होता है हमारे मेन कैरेक्टर्स और साइड कैरेक्टर्स को इवॉल्व करने में। एंड शायद वो तुमको जानने की ज्यादा कुछ जरूरत है नहीं। एंड ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम सीजन 7 से स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट रहेगा, ताकि तुम ये समझ पाओगे कुछ विलन जो कि बाद में अच्छा काम करना चाह रहे थे वो भी आखिर तक आते आते इजुको का साथ देना शुरू कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली तुम सिर्फ ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारी बैक स्टोरीज और इमोशनल कनेक्ट तो नहीं कर पाओगे, बट एटलीस्ट तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि तुम कौन सी नई दुनिया में आ गए। तो आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा। तो जाओ सीजन 7 से देखना शुरू करो। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा एनिमे है, एंड इस सीजन की एनिमेशन तो बहुत अच्छी है। तो जानने से पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना, एंड कमेंट सेक्शन में बता देना तुमको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माता ने।